हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे हमने यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स की अलग अलग चीजें सीखे हैं। आपने अगर अभी तक इस कार्बन कंपाउंड्स के जो पिछले वीडियोस है नहीं देखे होंगे तो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दी हुई है लेक्चर वाइज। तो उस लिंक्स पर से जाकर आप लोग वहां पर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर अभी पिछले वीडियो जो था हमारा पिछला जो लेक्चर था हमारा कार्बन कंपाउंड्स का, उसके अंदर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़े हैं, जिसके अंदर हमने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़े। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, स्टेरिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सीखे हैं। स्टूडेंट्स, अभी भी अगर आप लोगों ने वहां पर ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है वो भी नहीं देखे होंगे, और दूसरे इस कार्बन कंपाउंड्स यूनिट से रिलेटेड जो जितने वीडियो यहाँ पर नियर अबाउट 6 लेक्चर बने हुए हैं यहाँ पर, जो आप लोगों ने अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन के में यहाँ पर आपको उसकी लिंक दी हुई है पूरे लेक्चर्स की। आप लोग वहां से जाकर इसको देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वही कार्बन कंपाउंड्स का हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब कभी भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाए तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को वहां पर पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हम यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स हमारा आज का जो टॉपिक है, इसमें हम सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इस लेसन के स्टार्ट में पढ़े थे, इस यूनिट जो हमने कार्बन कंपाउंड जब शुरू किए थे तो वहां पर हमने एक टॉपिक था कार्बन और वर्सटाइल एलिमेंट्स। अगर ये भी वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, उस पर बना हुआ है वीडियो। तो उसके ऊपर में हम लोगों ने वहां देखे थे स्टूडेंट्स, क्या जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं हमारे वो बहुत ही बड़े बिग लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। नियर अबाउट उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है बहुत हाई होता है, बहुत बड़े होते हैं ये कार्बन कंपाउंड 10 मिलियन तक के, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो भी बहुत लार्ज होता है, 10⁻12 तक होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, जो अपन ने पढ़े हैं वहां पर। और ये सिंपल जो कार्बन कंपाउंड होता है जैसे कि मीथेन से लेकर तो लार्ज कंपाउंड जैसे कि डीएनए, तो इतना बड़ा होता है ये सिंपल से मीथेन से लेकर। तो मीथेन जो है एक सिंपल कार्बन कंपाउंड है, और डीएनए जो है एक बिगेस्ट लार्ज कार्बन कंपाउंड है, जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बहुत हाई होता है, 10⁻12 तक का, यानी 10⁻1 से लेकर तो 12 तक का क्या होता है इनका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ये जो होते हैं इन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। कार्बन का मैक्रो मीन्स, देखो माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो होता है उसका मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो मतलब लार्ज, बिग। दोनों वर्ड के अंदर में ए और आई का डिफरेंस है, ए और आई का फर्क है। जहां पर आई आया माइक्रो तो हम उसको बोलेंगे स्मॉल, जो हमें हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, और मैक्रो जो बिग होते हैं, लार्ज होते हैं, उसे हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बिग, लार्ज। तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा पढ़े हैं। क्या हम लोगों ने इस लेसन के स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो कार्बन कंपाउंड्स बहुत ही लार्ज होते हैं, बिग होते हैं, 10 मिलियन तक का जो होता है उनका वहां पर क्या होता है मॉलिक्यूलर मास 10⁻12 तक होता है। स्मॉल कार्बन कंपाउंड से सिंपल स्मॉल कार्बन कंपाउंड मीथेन से लेकर तो बिग जैसे कि डीएनए तक का ये इनका होता है, इतने लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते किसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो मैक्रोमोलिक्यूल्स के आपको 2 डेफिनेशन लिखी हुई दिख रही है। क्या ये मैक्रोमोलिक्यूल जो है द जायंट कार्बन मॉलिक्यूल्स, जायंट मतलब बड़ा,
बहुत बड़ा क्या ये कार्बन मॉलिक्यूल्स है, फॉर्म्ड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम, जो काय से बना हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ एटम, यानी कि हजारों सैकड़ों एटम से ये कार्बन मॉलिक्यूल जो है, ये जायंट कार्बन मॉलिक्यूल्स बना हुआ होता है इस तरह से, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बहुत इजी डेफिनेशन है, क्या है, कहता है जायंट कार्बन मॉलिक्यूल, एक कार्बन मॉलिक्यूल जो बहुत बड़ा है, बिग है, जो कैसे बना हुआ होता है, फॉर्म फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, हजारों सैकड़ों एटम से मिलकर बना होता है, बहुत सारे एटम्स होते हैं इसके अंदर में, जिससे मिलकर क्या होता है, ये जायंट कार्बन मॉलिक्यूल्स बनता है। तो उसे हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि बिग मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स। या फिर आप इसकी डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ पर जायंट बोला हुआ है, यहाँ पर वेरी लार्ज बोला हुआ है, एक बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर दो चीजें आई है आप लोगों को, एक है पॉलीमराइजेशन, जो हम इसी लेक्चर के अंदर में आगे पढ़ने वाले हैं पॉलीमर्स के अंदर में, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यानी कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड एटम्स। अब एटम्स क्या होता है, स्मॉल होता है। मैटर क्या है, मैटर जो अपन ने पढ़े कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीजें होती है वो क्या होती है, मैटर होती है। और मैटर कैसे बना हुआ था, स्मॉल यूनिट से, जिसको हम एटम कहते हैं। तो ये एटम क्या है, स्मॉल है, स्मॉल यूनिट है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ पर स्मॉल यूनिट्स भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एटम्स दिए हुए, जिससे क्या ये कार्बन मॉलिक्यूल्स बने हुए, जिन्हें कहते हैं मोनोमर्स। क्या कहते हैं उसे, मोनोमर्स कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। अब मोनोमर्स किसे कहते हैं, देखो यहाँ दिया हुआ है आपको मोनोमर्स की डेफिनेशन, a chemical compound that can undergo polymerization, यानी कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसका पॉलीमराइजेशन होता है, और पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होने के बाद वहां पर एक बड़ा बिग जायंट कार्बन मॉलिक्यूल्स बनता है, तो उसे हम कहते हैं मोनोमर्स। यानी कि यहाँ पर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है, जो एटम्स है, जो स्मॉल छोटे रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स है, उनका क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। पॉलीमराइजेशन जब हो रहा है उनका, तो फिर वहां पर वेरी लार्ज और जायंट कार्बन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर मोनोमर्स भी कहेंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहेंगे। दे आर फ्रॉम द टाइप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड पॉलीमर्स। ये कैसे बने हुए थे, पॉलीमर से बने हुए थे। ये यहाँ पर अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये है स्टूडेंट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशंस और इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इसके बाद में मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको और अगेन डिवाइड किया गया है दो हिस्सों के अंदर में, दो पार्ट्स के अंदर में। एक होता है नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होता है मैनमेड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये भी हम यहाँ पर अभी साथ ही साथ पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के आपको दो चार्ट्स की मदद से बताया हुआ है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के दो टाइप्स है, एक है नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एक है मैनमेड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नेचुरल है तो आपको नाम से ही यहाँ पर समझ में आ जाता है कि नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमें नेचर से मिल रहा है। ठीक है, कहाँ से मिल रहा है हमें, ये नेचर से मिल रहा है। जो कि कितने हैं, यहाँ पर आपको 3 दिए हुए हैं, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये जो पॉलीसैकेराइड है स्टूडेंट्स, इसे कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। ये एक तरह की क्या है, शुगर है, शुगर है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, जो हमें कहाँ से मिलती है, ये प्लांट से मिलती है। तो ये भी एक नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे जो हमें कहाँ से मिल रहा है, फूड अपने प्लांट से मिल रहा है, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स। दूसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़े हैं कि प्रोटीन्स भी जो है ये क्या होते हैं, बहुत जो एमिनो एसिड की मदद से तैयार होते हैं, बहुत बड़ी चेन वहां पर तैयार होती है प्रोटीन्स की, जिसके अंदर में अपन ने वहां पर फर्स्ट लेसन के अंदर में पढ़े थे, पार्ट 2 के अंदर में। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रोटीन्स जो तैयार हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर में, नेचुरल हो रहा है, फॉर काय के लिए मदद कर रहा है, फॉर मूवमेंट एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जो मूवमेंट्स हो रही है हमारी बॉडी के, जहाँ पर हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, और साथ में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर में, उनमें ये प्रोटीन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसी तरह तीसरा है यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड, जिसको अपन डीएनए और आरएनए कहते हैं, डीएनए आरएनए। तो ये जो है, ये भी क्या है, एक बिगेस्ट नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो हमारे बॉडी के अंदर में ही ऑलरेडी बने हुए होते हैं।
ठीक है। तो डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, ये हेरिडिटी कंट्रोल करता है। हेरिडिटी जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, उसको ये क्या करता है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, वन टू नेक्स्ट, ये ट्रांसफर करता है डीएनए। उसी तरह एक और नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है रबर। ये रबर जो है प्लांट से जो मिल रहा है, ये भी क्या है, एक तरह का नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं अपन, यानी कि लार्ज कार्बन कंपाउंड, बिगेस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें अपन ने यहाँ पर नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स देखे हैं, उसके ये इतने पॉइंट्स देखे हैं यहाँ पर। उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स है। क्या मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स बोले तो अल्टरनेटिव ऑफ रबर एंड सिल्क। ये रबर और सिल्क जो है, इनके अल्टरनेटिव में लेबोरेटरी के अंदर में यहाँ पर ये मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स तैयार किया गया है स्टूडेंट्स। ओके, तो उसके अल्टरनेटिव, उसके बदले में उसके जगह यूज करने के लिए अब ये जो मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पर तैयार हुए स्टूडेंट्स, तो कैसे होते हैं, स्ट्रेंथ अलोंग द लेंथ, यानी कि मजबूत होते हैं, और साथ में जो लेंथ होती है उनकी, यानी कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं लंबे लार्ज, तो ये सिमिलर टू नेचुरल फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर के जैसे ही मजबूत लार्ज होती है। नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन, वूल एंड सिल्क यहाँ पर है, तो उनकी तरह ही ये मैनमेड यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक दिया हुआ इलास्टोमर, ये इलास्टोमर जो कि एक मैनमेड मॉलिक्यूल्स है, विच द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रबर, जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, रबर की तरह। रबर जो है बहुत ही इलास्टिक होता है, बहुत ही खींचे जाता है और तनाव आता है उसके ऊपर में, उससे इलास्टिक बनता है, तो वो क्या था, इलास्टोमर्स होता है। उसकी प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक रबर की तरह होती है। उसी तरह प्लास्टिक है स्टूडेंट्स, ये प्लास्टिक जो है जिसका इस्तेमाल शीट्स बनाने में, पाइप्स बनाने में किया जाता है। सरफेस कोटिंग कर ले, सरफेस को कोटिंग करने के लिए, परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये सब के सब क्या है यहाँ पर, ये मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल है। तो ये मैनमेड है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो अपन ने पढ़े हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को दो इसमें डिवाइड किया गया है, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स और मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने देखे है कि ये पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड जो है, ये सब क्या है, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है। इन सबका अलग अलग फंक्शन यहाँ होता है। उसी तरह मैनमेड का भी देखे अपन ने गई है, अल्टरनेटिव के तौर पर इसका यूज किया गया मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल का, रबर और सिल्क के बाद की जगह पर। ये नेचुरल फाइबर की तरह होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और लेंथ भी इनकी सिमिलर होती है। और इलास्टोमर जो होते हैं, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है रबर की तरह, और प्लास्टिक से बनने वाली जो चीजें है वो सारी सारी क्या है, यहाँ पर मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, पॉलीमर्स के बारे में अब हमें पढ़ना है। मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स हमारा आज का जो इस वीडियो का टॉपिक था, उसमें हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमर्स क्या है, जैसे कि अपन ने वहाँ मैक्रोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशंस में भी देखे थे कि जो जायंट कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे डिफरेंट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड एटम्स से मिलकर बने हुए थे। तो वो जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड एटम्स या फिर जो छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ क्या है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिपीटिशन ऑफ स्मॉल यूनिट, यानी कि जिसे अपन कहते हैं पॉलीमर्स। यानी कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो तैयार हो रहे हैं वो कैसे तैयार हो रहे हैं, स्मॉल जो यूनिट होता है जैसे कि एटम्स है, उनका क्या हो रहा है, वहां पर रेगुलर रिपीटिशन हो रहा है। रेगुलर के बाद एक के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या तैयार हो रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल्स तैयार हो रहा है। तो वो जो स्मॉल यूनिट होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, स्मॉलर यूनिट, रिपीटिंग सब यूनिट, तो उन रिपीटिंग सब यूनिट और स्मॉलर यूनिट को हम कहते हैं पॉलीमर्स। क्या कहेंगे, उसको हम पॉलीमर्स कहेंगे। तो यहाँ पर द स्मॉल यूनिट, जो अब ये जो स्मॉल यूनिट यानी कि जो पॉलीमर्स है, दैट रिपीट रेगुलरली टू फॉर्म अ पॉलीमर, जिससे क्या तैयार हो रहा है, वहां पर वो रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं, फॉर्म तैयार हो रहा है, पॉलीमर तैयार हो रहा है, जिसको अपन कहते हैं मोनोमर्स। जो अपन ने वहां पर मैक्रोमोलिक्यूल्स की एक और डेफिनेशन देखे थे, वहां पर उसमें मोनोमर्स के बारे में भी देखे थे, मोनोमर्स की डेफिनेशन भी देखी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, किसे कहते हैं। तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या, अब पॉलीमराइजेशन एक वर्ड आया था स्टार्टिंग में, तो वो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि द रिएक्शन बाय विच मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मोनोमर मॉलिक्यूल जो होते हैं
यानी कि जो स्मॉलर सब यूनिट जो होते हैं उनका कन्वर्शन होता है पॉलीमर्स के अंदर में, यानी कि लार्ज बिगेस्ट कार्बन कंपाउंड के अंदर में। तो उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जैसे कि यहाँ आपको ये एक एल्कीन टाइप मोनोमर्स दिया हुआ है, इसके अंदर में आपको इथिलीन मोनोमर्स दिख रहा है। ये इथिलीन है, डबल बॉन्ड है, 2 ही कार्बन है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है C2H4। इथिलीन है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो हम इसको इथिलीन बोलेंगे। तो ये इथिलीन के मोनोमर्स है, यानी कि ये सब यूनिट है इथिलीन के, ये एक है, ये एक और ये एक। तो जब ये ज्वाइंट हो रहे हैं आपस के अंदर में, इनकी रिएक्शन हो रही है, तो वहां से एक लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीइथिलीन नाम का क्या हो रहा है, यहाँ पर ये तैयार हो रहा है इस तरह से। तो ये प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन के स्टूडेंट्स, जिसमें मोनोमर्स कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर्स के अंदर में। ये क्या है, ये पॉलीमर्स है, यानी कि ये लार्ज कार्बन कंपाउंड्स है, जिसको हम कहेंगे पॉलीइथिलीन। तो ये प्रोसेस, ये रिएक्शन होती है जिसके अंदर में इथिलीन मोनोमर्स का कन्वर्शन होता है पॉलीमर्स के अंदर में। उस रिएक्शन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, पॉलीमराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये है पॉलीमर्स और पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर आपको कुछ टेबल के अंदर में कुछ आपको यहाँ पर पॉलीमर्स के बारे में बताया हुआ है 9.27 के अंदर में। उसी तरह 9.28 के अंदर में वहां पर आपको कुछ नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आपको बुक के अंदर में तो ये चार्ट पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा ही इसके अंदर में बताया है। तो यहाँ पर पॉलीमर्स है, ये पॉलीमर जो है पॉलीइथिलीन नाम का पॉलीमर्स, जो अपन ने अभी रिएक्शन में देखे पॉलीमराइजेशन के अंदर में। इसमें जो मोनोमर्स है, यानी कि जो स्मॉल सब यूनिट है, उसका नाम क्या है, इथिलीन है, ये उसका फॉर्मूला है यहाँ पर। और ये उसका स्ट्रक्चरल का अपने फॉर्मूला है यहाँ पर, इस पॉलीमर्स का जो यहाँ पर पॉलीइथिलीन तैयार हुआ है, ये उसका फॉर्मूला है। और इसका यूज जो है कहा किया जाता है, कैरी बैग्स एंड स्पोर्ट्स वियर का, ये इसको बनाने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। उसी तरह एक और पॉलीमर है यहाँ पर पॉलीस्टाइरीन नाम का। इसका जो मोनोमर्स होता है, जो स्मॉल यूनिट होता है, वो स्टाइरीन है। उसका यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये उसका फॉर्मूला है यहाँ पर। इस पॉलीस्टाइरीन का ये फॉर्मूला है यहाँ पर। और इसका यूज जो है, ये थर्मोकॉल शीट्स, थर्मोकॉल आर्टिकल्स, थर्मोकॉल के जो चीजें आती है वो बनाने के लिए वहां पर ये पॉलीस्टाइरीन का यूज किया जाता है। उसी तरह नेक्स्ट है PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड जो होता है यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म पॉलीविनिल क्लोराइड PVC। तो ये इसके अंदर में विनिल क्लोराइड होते हैं मोनोमर्स। ये इन विनिल क्लोराइड के मोनोमर्स है, ये पॉलीविनिल क्लोराइड बना हुआ है। ये उसका फॉर्मूला है विनिल क्लोराइड का ClCH डबल बॉन्ड CH2। और ये इसका इस PVC का ये क्या है यहाँ पर, ये फॉर्मूला है, ये वाला इस तरह से। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, PVC पाइप्स आते हैं, डोरमेट्स, ट्यूब्स एंड बैग्स इन हॉस्पिटल किट, ये इतने सारे इसके क्या है यहाँ पर, ये यूजेस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉलीमर्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, होमोपॉलीमर्स होता है, कोपॉलीमर्स होते हैं। होमोपॉलीमर्स मतलब ऐसे पॉलीमर्स जिसके अंदर में जो रिपीटेशन ऑफ सिंगल मोनोमर से बने हुए, एक ही मोनोमर्स वहां पर बार बार रिपीट हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे होमोपॉलीमर्स। जैसे अपन ने आपको ऊपर देखे है पॉली इथाइलिन के अंदर में, ठीक है ना, पॉलीइथिलीन के अंदर में। उसी तरह दूसरा होता है कोपॉलीमर्स, क्या ये 2 या फिर 2 से ज्यादा मोनोमर्स से मिलकर बने हुए हैं। इसके एग्जांपल है PET, यानी कि पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट। ये क्या है, ये कोपॉलीमर्स है। और ये जो ऊपर वाले आपको जो टेबल के अंदर में दिए हुए हैं वो रिपीटेशन ऑफ सिंगल यूनिट से बने हुए हैं, तो उससे हम कहेंगे होमोपॉलीमर्स। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर है जो पॉलीमर्स है उनके यूजेस है कुछ। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर्स दिया हुआ है। पॉलीमर्स भी आपको 2 तरह के अपने टेबल्स की मदद से हमारे को ये समझ में आता है कि पॉलीमर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है मैनमेड पॉलीमर्स, जिसमें वो पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, ये सारे क्या है, ये मैनमेड पॉलीमर्स है।
कुछ पॉलीमर्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, जैसे कि यहाँ नेचुरल पॉलीमर्स का आपको टेबल दिया हुआ है, आपके बुक्स में भी ये आपको टेबल्स अवेलेबल है। तो पॉलीमर्स क्या नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और रबर, ये पॉलीमर्स है। और ये उनके मोनोमर्स है, यानी कि इन मोनोमर से ये पॉलीमर्स बना हुआ है। जैसे कि पॉलीसेकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर एक तरह की, जिसके अंदर में मोनोमर्स क्या होता है, ग्लूकोज होता है, यानी कि ग्लूकोज से पॉलीसेकेराइड बना हुआ है। सेम वैसे सेलुलोज जो है ये भी इस ग्लूकोज नाम के मोनोमर से स्मॉलर यूनिट से बना हुआ है। ये कहाँ से मिलता है हमारे को, पॉलीसेकेराइड जो है स्टार्च से मिलता है, जो कि एक तरह की ये भी क्या है, शुगर है। और सेलुलोज ये तो शुगर है ही, इसमें भी यूनिट होता है मोनोमर ग्लूकोज का, ये हमें वुड से मिलता है, यानी कि सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट से हमारे को क्या होती है, ये सेलुलोज नाम की जो है पॉलीमर्स हमारे को यहाँ पर ये मिलता है। उसी तरह प्रोटीन्स है जो हमारी बॉडी के अंदर में तैयार होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। इसके ये जो मोनोमर्स होते हैं इसके प्रोटीन के, यानी कि ये अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए थे। पार्ट 2 के अंदर में अपन ने वहां पर पढ़े हैं, जो फर्स्ट यूनिट था वहां पर हेरिडिटी का, तो उसके अंदर में वहां पर हम लोगों ने पढ़ेगा ये प्रोटीन्स जो है वो कहाँ से कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड से। उसके अपन ने 3 स्टेप्स देखे थे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और इस तरह से अपन ने वहां पर ट्रांसलेशन ये देखे अपन ने वहां पर। तो ये इसमें अमीनो एसिड्स जो होता है मोनोमर्स होता है। ये प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स में, हमारे हेयर, एंजाइम, स्किन और एग्स, इतनी जगह पर ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स। उसी तरह डीएनए और आरएनए है, ये डीएनए जो है ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बेस्ड डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट होता है ये मोनोमर्स जिससे डीएनए बना हुआ है। और ये क्रोमोसोम्स ऑफ एनिमल्स से हमारे को मिलता है, क्रोमोसोम्स ऑफ एनिमल्स यानी कि हमारी बॉडी के अंदर में ये प्रेजेंट है। उसी तरह आरएनए भी है कि ये आरएनए जैसे कि यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस है, तो यहाँ पर आरएनए में राइबोस फॉस्फेट होता है, राइबोस शुगर होती है जो क्रोमोसोम्स ऑफ प्लांट से हमको ये मिलती है। और लास्ट में रबर जो कि एक नेचुरल पॉलीमर्स है, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है। इसका मोनोमर्स वहां पर होता है आइसोप्रीन, ये उसका फॉर्मूला है यहाँ पर आइसोप्रीन का। और ये हमें कहाँ मिलता है, लेटेक्स ऑफ रबर ट्रीज, रबर ट्रीज से हमारे को ये मिलता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आज का जो वीडियो है यहाँ पर खत्म होता है, और साथ ही साथ हमारा ये जो लेसन है, जो यूनिट है, ये भी यहाँ पर एंड होता है। हम लोगों ने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़े हैं, बहुत सारी चीजें इसमें यहाँ पर सीखे हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने यहाँ पर पहले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप वो वीडियोस देख ले, नहीं तो फिर आपको ये आगे के वीडियो समझ में नहीं आएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप एंड तक देखते जाए, जितने भी वीडियोस है सबको आप पूरा कंप्लीट देखें, ताकि आप लोगों को वहां पर वो सारे वीडियोस और उसके कॉन्सेप्ट आसानी से और इजीली समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स,